गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िकल एजुकेशन टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग एंड रोल ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी इन मेंटेनिंग फंक्शनल फिटनेस इन एज्ड पॉपुलेशन। इसमें हम 2-3 तरह के पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा है वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। एज के बढ़ते बढ़ते हमारे फिजियोलॉजिकल करैक्टर में क्या चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं। उसके बाद फिज़िकल एक्टिविटी का क्या रोल है जिससे हम अपनी फ़िटनेस को मेंटेन कर सकते हैं एज्ड पॉपुलेशन में भी, मतलब कि जब हमारी उम्र ज़्यादा हो जाती है उसमें हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, उसमें सबसे पहला पॉइंट है चेंजेस इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ। जब हम फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास मसल से रिलेटेड बात होती है जिसमें हम मसल को चेंज कर लेते हैं, मतलब मसल या बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद स्ट्रेंथ भी हमारे अंदर कम हो जाती है एज के हिसाब से। अगर तो वर्कआउट करते रहोगे फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर एज के हिसाब से मसल भी कम हो जाता है और साथ में स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। उसके बाद है चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कॉम्पोजिशन। चेंज हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म रेट, मतलब कितनी जल्दी पचाता है हमारा ऑर्गन किसी एक फूड को, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब अनस्टेबल हो जाता है। कईयों का फास्ट हो जाता है, कईयों का स्लो हो जाता है। उसके बाद बॉडी कंपोजिशन जो है, बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है, मसल अपना कैसे एनर्जी लेंगे कैसे नहीं लेंगे, वो सब कुछ इस पे डिपेंड होता है। उसके बाद है चेंजेस इन बोन डेंसिटी। जो बोन है एज्ड पीपल्स की देखेंगे आप तो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं रह पाती उनमें। अगर ब्रेक हो जाए तो उसके बाद मुश्किल से मतलब ठीक होती है, कई बार तो प्रॉब्लम आ जाती है, पेन होनी शुरू हो जाती है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती। उसके बाद है चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। काफ़ी स्लो हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस ज़्यादा नहीं ले सकते, थक जाते हैं जल्दी। उसके बाद चेंजेस इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, जो हार्ट है, वो यंगस्टर्स का जो है वो काफ़ी अलग होता है एज़ कम्पेयर टू एज्ड। जब हम बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा हार्ट हो जाता है। उनकी जो वॉल्व्स होते हैं, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, उनमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है, थिकर हो जाती हैं वॉल्स उनकी, आर्टरीज की, वेन्स की, जब वो एज्ड हो जाते हैं। उसके बाद है चेंज इन नर्वस सिस्टम से ही हम बात करें तो उनकी जो नर्व्स होती हैं वो काफ़ी थिक हो जाती हैं, बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो जम जाता है, जिसके कारण बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके बाद है चेंज इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम क्या होता है? हमारा जो माउथ से लेकर एनस तक का जितना भी सिस्टम है, जो भी टाइप के सिस्टम्स इसमें आते हैं, जैसे माउथ हो गया, एस्टोफेगस हो गया, स्टोमच हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया और लास्ट में एनस, ये जो पूरा का पूरा ट्रैक है इसमें चेंज आ जाता है, बहुत चेंज आ जाता है, प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आ जाती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद है चेंज इन यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में आपका काफ़ी चेंज आ जाता है, कैसे आप फ्रेश होते हैं और कैसे टॉयलेट जाते हैं, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, काफ़ी फेस करनी पड़ती है, कई बार अनकॉन्शियस हो जाता है, पता नहीं लगता। उसके बाद चेंजेस इन फ्लेक्सिबिलिटी में चेंज आ जाता है, उनकी फुल रेंज नहीं जा पाती, काफ़ी बार जो है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखी गई है, जैसा कि आप देखते ही होंगे अपने घर में बुज़ुर्गों को, ग्रैंड माँ ग्रैंड फादर को,
कि उनसे झुका नहीं जाता। कई बार वो बुलाते हैं, बेटा ये चीज़ उठा दो नीचे से, ये चीज़ उठा दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, है ना। तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी की। उठने के बाद खड़े नहीं हो सकते, बैठने के बाद खड़े नहीं हो सकते, या तो फिर लेटने के बाद बहुत मुश्किल से बैठा जाता है, या तो फिर ऐसे करके प्रॉब्लम आ जाती है काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी में उनको। उसके बाद है एज के हिसाब से अगर देखें तो उसके बाद है हमारे पास चेंज इन सेंसेस। अब हमारे, जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, सेंसेस हमारे जो होते हैं, विज़न होता है, हेयरिंग होती है, टेस्ट होता है, स्मेल होता है ना। तो इसमें दिक्कत आती है। फिफ्थ सेंस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आता। जब कोई आपको छुएगा तो उसका तो पता लग ही जाएगा, है ना। तो जो हमारे मतलब कि ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं या कोई सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, उनमें चेंज आ जाता है। कई बार टेस्ट का नहीं पता लगता है, तीखा है तो तीखा नहीं लगता उनको, फीका लगता है, जो फीका है उनको तीखा लगता है। मतलब ऐसे काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। स्मेल जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते किसकी स्मेल है किसकी नहीं है, देख नहीं पाते। ज़्यादातर आपने देखा होगा बुजुर्गों को स्पेक्स लगी होती है, उनके विज़न में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अनइक्वल। उसके बाद बात करते हैं हम फिज़िकल एक्टिविटी की और फंक्शनल फिटनेस की। कैसे फंक्शनल फिटनेस होती है एज्ड पर्सन की, एज पॉपुलेशन की, जो हेल्प करते हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ उनको। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, रिड्यूसेस द लॉस ऑफ मसल एंड मास। तो इसमें हमको पता ये लगता है जब हम फिज़िकल वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स जो है वो कम लॉस होती हैं, कम जो उनका फाइबर है वो कम लॉस होगा। इसमें हमारे को ये पता लगता है मसल्स जो है हमारी मेंटेन रहेंगी, ग्रो करेंगी जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो। उसके बाद है हेल्प इन मेंटेनिंग बोन डेंसिटी। जब हम फिज़िकल वर्कआउट करते हैं एज्ड होने के बावजूद भी, तो जो हमारी बोन की डेंसिटी है, जो हमारी बोन है वो उसकी थिकनेस है या उसकी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी मेंटेन रहेगी इस सिचुएशन में। उसके बाद थर्ड है हमारे पास स्लोज डाउन ब्रेन एजिंग। जो ब्रेन की एजिंग है, जो उसकी मेमोरी है वो बहुत ही स्लो डाउन जाती है, मतलब कि बहुत ही कम घटेगी। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ, रिलीज़ द रिस्क ऑफ एज रिलेटेड डिसीज़। रिलीज़ द एज मतलब रिस्क काफ़ी कम हो जाता है डिसीज़ का जब हम फिज़िकल वर्कआउट करते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से कुछ ऐसे टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं जिसके कारण जो है हम काफ़ी मेंटेन रखते हैं अपनी बॉडी को, ऑर्गन्स को, सिस्टम्स को। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, इम्प्रूव्स मस्कुलर स्ट्रेंथ। जब हम, ऑब्वियस सी बात है, जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो उसकी बेसिक जो हमारे को बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ का। आपकी मसल्स में काफ़ी स्ट्रेंथ आ जाती है। उसके बाद एनहांस द कैपेसिटी ऑफ लंग्स। आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं जब हम फिज़िकल वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा ब्रीथ करते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, मैक्सिमम करते हैं हम रनिंग के टाइम पर, या आप कोई और वर्कआउट ले सकते हो उसमें। तो जिससे कि हमारे को हेल्प मिलता है, हमारी जो लंग्स हैं वो फुल हाई रेंज तक जो है वर्क करते हैं इसमें। तो काफ़ी हेल्पफुल होती है फिज़िकल एक्टिविटीज़ सिचुएशन में। उसके बाद है इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम वर्कआउट करेंगे तो हम अपनी मसल्स को ऐसा स्ट्रेंथन करेंगे, ऐसा टोन करेंगे जिससे कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, रेंज बढ़ जाएगी हमारी। तो उसके बाद है हमारे पास एट्थ पॉइंट, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड टेंशन। जब हम फिज़िकल वर्कआउट करते हैं तो उस समय जो हमारी बॉडी है कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करती है, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज़ करती है जिससे हमारे को स्ट्रेंथ जो है, जो हमारा स्ट्रेस है, जो हमारी टेंशन है वो भी बाहर निकल जाती है उनके साथ। उसके बाद बात करते हैं इम्प्रूव्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन।
बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन काफ़ी इम्प्रूव होता है जब सपोज़ करो आप बाइसेप की एक्सरसाइज लगा रहे हो या चेस्ट की एक्सरसाइज लगा रहे हो, कैसे आपने डंबल को उठाया, कैसे आपने उसको परफॉर्म की एक्टिविटी, तो उसमें डंबल को उठाने में और बैलेंस, डंबल को उठाने में आपका बैलेंस यूज़ हो गया, उसके बाद आपने कौन सा मसल का वर्कआउट किया उसमें कोऑर्डिनेशन हो गया कि ताकि आपका जो फोकस है वो उस मसल को हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आप देखोगे कोऑर्डिनेशन में माइंड और मसल का जो कोऑर्डिनेशन है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जिसको हम कहते हैं, वो देखा जाएगा इसमें, इस पॉइंट में। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।